अच्छा, कल सूडो कोड जो है वो हम जो सिंपलेस्ट वे में एल्गोरिदम राइट करते हैं उसको हम सूडो कोड कहते हैं, ठीक है। इसका आज लेक्चर नंबर 3 है इसका। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो सूडो कोड है इसकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सूडो कोड। पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं लॉजिक डिजाइन, और दूसरी टाइप जो है उसको हम कहते हैं कोडिंग। अब लॉजिक डिजाइन पहले नंबर पर, ये जो पार्ट है प्रोग्राम का, इस पार्ट में प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। डिजाइन का मतलब है कि वो प्रोग्रामर जो है वो ये सोचता है कि मैंने अब ये प्रोग्राम जो है इसको लिखना है, तो मैं किस तरह इसकी डिजाइनिंग करूं, जरा मैं डिजाइन बनाऊं। देखें ना, रूम होता है, रूम आप उसका एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ इधर पड़ी होगी, ये चीज़ इधर पड़ी होगी, इधर पड़ी होगी, एक तरतीब के साथ होगा। तो इसी तरह लॉजिक डिज़ाइन, लॉजिकली एक डिज़ाइन बनाया जाता है, मतलब वो प्रोग्रामर अपनी लॉजिक, बाकी जो उस लैंग्वेज के रूल्स हैं वो तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन वो जो एल्गोरिदम उसके अंदर लिखना है, कोड लिखना है, उसके लिए वो एक लॉजिक डिज़ाइन खुद से डेवलप करता है कि मैं इस तरह पहले मैं ये वाला लिखूंगा, उसके नीचे यूं लिखूंगा, और फिर इस तरह एक पूरा प्रोग्राम जो है उसकी फॉर्म मैं बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पहले खुद से अपने माइंड के अंदर, या उसका एक रफ पेज पे स्केच बनाता है, और उसके बाद फिर वो कोड को लिखना शुरू करता है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिक डिज़ाइन। तो उसने डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद अब अगला मरला क्या है, जब उसने वो एक रफ स्केच बना लिया है कि मैं इस तरह करके कोड को राइट डाउन करूंगा, तो फिर वो आता है कोडिंग के ऊपर। यानी कि कोडिंग के ऊपर आने का मतलब है कि अब वो एल्गोरिदम को लिखेगा और उस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, प्रोग्राम में। पहले वो लिखेगा एल्गोरिदम। मैंने आपको कल भी जैसे मिसाल दी थी कि सपोज करें कि वो आपने हाइट फाइंड करनी है, या टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, या कोई भी चीज़ फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की, तो पहले आपको उसकी एनालिटिकल कैलकुलेशन का पता होना चाहिए, तो आप उसका एल्गोरिदम लिख सकेंगे, ठीक है। फिर जब आप उसका एल्गोरिदम लिख लेंगे, अब आपने उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब ये है, नाउ यू विल टेक द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। अब आप जो लैंग्वेज है उसकी हेल्प जो है वो लेंगे। जारी बात है, एल्गोरिदम और लैंग्वेज मिलेगी तो फिर प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो एल्गोरिदम जो उसने लिखा है उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोग्राम के अंदर। अब जो स्टेप्स होते हैं एल्गोरिदम के, इनको कन्वर्ट किया जाता है इंस्ट्रक्शंस में। वो इंस्ट्रक्शंस में किस तरह आप कन्वर्ट किए करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। अब मसलन एक बंदा जो है वो C++ यूज़ कर रहा है, एक जो है वो पाइथन को यूज़ कर रहा है, एक कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो उसको उसके मुताबिक अपना एल्गोरिदम जो है, मतलब आपको पता है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह कैलकुलेट होती है, लेकिन आपने वो कंप्यूटर को भी तो बताना है ना। आपको तो मैथमेटिकली पता है, आप कंप्यूटर को वो मैथ आपने उसकी ज़बान में समझाना है। समझ आ रही है? आपने उसको उसकी ज़बान में समझाना है, तो वो तो उसकी ज़बान में समझाएंगे तो वो उसको प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम को एक्सिक्यूट नहीं करेगा, वो फौरन एरर देगा मिनट में, ठीक है। आप में शायद किसी ने C dev करके देखा इंस्टॉल,
क्यों भाई दानिश, अभी नहीं किया? मैटलैब कर लिया? हाँ, वो जब आप इंस्टॉल करेंगे उसमें ज़रा लिख के देखना सी डेव के अंदर है कोई सिंपल प्रोग्राम, कि वो कितना मतलब वो सेंसिटिव होता है कि ज़रा एक कामा भी आप गलत लगा दें तो वो एरर देने शुरू कर देता है, वो आगे एक्सिक्यूट नहीं करता। तो उसके लिए प्रॉपर आप जो उसकी लैंग्वेज होती है उसके मुताबिक आपको करना पड़ता है। अब ये जो सूडो कोड होता है ये अलो करता है प्रोग्रामर को कि वो फोकस करे अपनी प्लानिंग ऑफ द प्रोग्राम के ऊपर। यानी कि सूडो कोड बेसिकली क्या है? सिंपलेस्ट वे। अब प्रोग्रामर जो है वो उसको सिंपलेस्ट वे के अंदर ये कोड लिखना चाहिए। सूडो कोड का मतलब ही ये है, यानी कि वो जो एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहा है वो सिंपलेस्ट वे के अंदर हो। ये ना हो कि वो इधर से सिरा पकड़े उधर के पकड़े और प्रोग्राम लिखना शुरू कर दे तो कंप्यूटर भी पागल हो जाए कि ये पता नहीं क्या चीज़ जो है मेरे अंदर फीड करनी इसने शुरू कर दिया। तो सिंपलेस्ट वे के अंदर जो है आसान स्टेप्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम जो होता है जब उसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है तो वो ज़्यादा ईजीली हो जाता है। ठीक होगी जी बात। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप देखें कि एक सिंपल कोई हमारे पास इनपुट है 2 नंबरों की और हमने कैलकुलेट करना है देयर सम और रिप्रेजेंट करना है ऑन द स्क्रीन। कोई 2 नंबर है जो मैं कल आप अब स्टार्ट करें। अगर पहला स्टेप होगा स्टार्ट, जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। नंबर 2 इनपुट ए देंगे, नंबर 2 इनपुट बी देंगे, ठीक है। नंबर 4 टोटल। अब यहां पर जो भी आपने करना है ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है या ए डिवाइडेड बाई बी करना है, ये दे दें। और फिर दें 5 टोटल डिस्प्ले, टोटल डिस्प्ले दें और छठे के ऊपर प्रोग्राम से एग्जिट कर दें। ये आपका स्टेप, ये एक सिंपल है, मैंने यहां पे कोई लैंग्वेज नहीं यूज की है, ठीक है। ये जस्ट आप एक सिंपल एग्जांपल जो है वो बताइए। इसी तरह अगर आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि पाई यहां पर होगा 3.14, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए ये हमें पता होना जरूरी है। तो अब आप क्या करेंगे? पहले नंबर पे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, दूसरे पे इनपुट देंगे इन आर, रेडियस की इनपुट तो चाहिए ना आपको एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप एरिया लिखेंगे। अब एरिया का आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर, बल्कि यहां पर हम स्टार यूज कर लेते हैं। आमतौर पर कंप्यूटर में हम स्टार को यूज करते हैं प्रोग्राम लिखते हुए, और स्टार 4 इसकी स्टार 2 सॉरी इसकी पावर 2, ठीक है। उसके बाद आप ये क्या करेगा? ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे में प्रिंट एरिया, आपको प्रिंट की कमांड भी देनी पड़ेगी कि भाई एरिया को प्रिंट करो, निकालो कि एरिया क्या आ रहा है। और 5वें नंबर पे आप इसको एंड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ट्रैवल बाय द कार मूविंग एट एवरेज स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, कोई जर्नल स्पीड हम ले रहे हैं, तो ये प्रोग्राम भी ऐसे स्टार्ट करें। ये मैं भी किसी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, ये सिर्फ उसका फॉर्मेट लिख रहा हूं, ठीक है। तो 1 आप करेंगे स्टार्ट करने के लिए,
दो इनपुट एवरेज स्पीड इन V इनपुट इन T और 4 पे S V स्टार T और फिर आप करें 5 पे प्रिंट S और 6 पे एग्जिट या एंड, दोनों कमांडें दे सकते हैं। एंड की कमांड भी दे सकते हैं और एग्जिट जो है उसकी कमांड जो है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल 50 नंबर्स, 50 नंबर जो हैं उनका सम, पहले 50 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 अगले पहले 50 नंबर जो हैं उनका सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उनका सम कैलकुलेट करने के लिए नंबर 1 स्टार्ट टू सम 0 3 n 0 नंबर ऑफ नंबर जो है उनको हमने n ले लिया 4 n इज लेस देन ग्रेटर देन 50 क्योंकि 50 तक करने हैं। 5 सम प्लस n 6 n, अब एक n नंबर हमें ज्यादा चाहिए n प्लस 1 और 7वें पर प्रिंट सम और 8वें पर एग्जिट। अब आपको यहां पर जो है देखें कि स्टार्ट का पता लग गया, सम 0 क्यों लिया? भाई टोटल सम लगा लोगे तो 0 के बराबर ही होगा ना किसी चीज का, उसको बताना भी तो है कि नहीं बताना, वो नहीं करेगा इस तरह रही। उसको ये बताना है कि सम जो टोटल लगा लोगे वो 0 के बराबर होगा। फिर आपने कहा n 0, क्यों n 0 दिया? इनिशियलाइज कर रहे हो ना, सम को भी 0 कर रहे हो, n को भी, ये क्या दे रहे हो? इनिशियल वैल्यूज, उसको बता रहे हो कि ये इनिशियल वैल्यूज है। कहां से शुरू हो रही हैं? 0 से, 0 से ही आगे जाएगा ना, उसको इनिशियल वैल्यूज दे रहे हो, 0 से ही आगे जाएगा। उसके बाद कहा कि n इक्वल लेस देन 50, यानी कि मुझे कहां तक आउटपुट चाहिए? 50 तक चाहिए। n लेस देन इक्वल टू 50, इक्वल टू 50 बट लेस देन भी हो सकती है, लेकिन इक्वल टू 50, उससे ऊपर नहीं मुझे चाहिए जो सम है। ठीक है। उसके बाद सम प्लस n, अब सम आपने 0 लिया था ना इधर, वो 0 इधर आ जाएगा और प्लस n हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1, वो n इधर आ जाएगा और वो अगला एक एक नंबर करके कैलकुलेट करता जाएगा। तो आपके पास वो सम की पूरी 50 तक जो है वो निकल के कंप्यूटर में बाहर आ जाएगी। ठीक है, समझ आइए? ये इसलिए ये कमांड एक बार याद रखेंगे कि जब भी आपने कोड जो है उसको करना होता है तो उसमें आपने उसको कमांड देनी होती है, उसको इनिशियल वैल्यूज बतानी होती है। अगर आप उसको इनिशियल वैल्यूज नहीं बताएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक हो गई बात? ये अभी हम ऐसे मैंने लिखे हैं, ये तो अभी हम लिखेंगे इसको C++ पता नहीं कितने 250-300 प्रोग्राम इसका, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम स्टेप्स जो हैं, ये इनिशियल स्टेप्स हैं कि भाई एक प्रोग्राम जो होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के तहत आप ये बेसिकली आप समझ लें कि एल्गोरिदम है।
You can say that is algorithm. Now you need language to execute this algorithm. आपको लैंग्वेज की जरूरत है इस एल्गोरिथम को एक्सिक्यूट करने के लिए. ठीक हो गई ये बात. अच्छा, अब आ जाए इस पर जो एडवांटेजेस हैं एल्गोरिथम के, ये चंद आपको लिख के दिखाए हैं. तो जो एडवांटेजेस हैं एल्गोरिथम के, उसके अंदर पहले नंबर पर है रिड्यूस कंप्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, कि कंप्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए ज़्यादा. रिड्यूस कंप्लेक्सिबिलिटी. तो जब आप कोई एल्गोरिथम राइट करते हैं या प्रोग्राम सेपरेटली, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ओवरऑल बाय टास्क, और डिवाइड करते हैं इसको किसके अंदर, सिंपल टास्क के अंदर. मतलब आपकी कोशिश ये होती है कि भाई हम ज़्यादा कम्प्लेक्स ना एल्गोरिथम रखें. अब देखें ना, ये हमने जितने एल्गोरिथम्स लिखे हैं ये बड़े सिंपल से थे. इनके अंदर सिंपली हमने लिख के, अब देखें ये वाला जो एल्गोरिथम लिखा है ये सिंपली सारे काम कर रहा है. ऐड भी कर रहा है, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है. तो आपने ये क्या है, ये सारे स्टेप्स थे इसके, आपने इनको स्टेप बाय स्टेप्स लिखा है और सिंपल फॉर्म में इनको लिखा है. तो इसमें जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने यहाँ पर आप देखें कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उसको यूज़ नहीं किया. एक लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होकर हमने एल्गोरिथम जो है उसको राइट डाउन कर दिया. अब यही एल्गोरिथम जो है, ये जो सिंपल एल्गोरिथम आपने लिखे हुए हैं, इनको आप उस लैंग्वेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब वो कौन सी लैंग्वेज आपके पास हो सकती है, वो आपके पास सी भी हो सकती है, सी प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है, किसी में भी आप कर सकते हैं. अब उसके बाद दूसरी, एक तो कम्प्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करना है और दूसरे नंबर पर इंक्रीज करनी है फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी. जरा फ्लेक्सिबल हो आपका प्रोग्राम जो है. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ये ना हो कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ ही वो रिस्ट्रिक्ट कर जाए. मतलब आप इस तरह लिखें कि भाई फिर आप उसको सी प्लस प्लस के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में राइट डाउन नहीं. ज़रा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. वो कहते हैं ना ये बंदा बड़ा फ्लेक्सिबल है, बात मान लेता है. एक होता है रिजिड. रिजिड जो होता है उसको चाहे थोड़े भी मार दो तो वो नहीं, वो हिलता नहीं है अपनी जगह. तो वो कहता है नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैंने यही कहा. नहीं, ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखना जो ये कहे कि नहीं मैंने सी के अंदर ही मैंने रन होना है या मैंने सी प्लस. ऐसा हो कि जो हर लैंग्वेज के अंदर रन हो सके. तो ऐसा प्रोग्राम, तो अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो इस तरह का प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करता है, ताकि वो जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, अब तो पाइथन भी आ गई हुई है, जावा है, ठीक है, मैथमेटिक है, मैट लैब है, ये सॉफ्टवेयर है, इन मतलब उसका ही आप देखें ना, ये प्रोग्राम जो हमने ये कोड लिखे हैं ये बड़े फ्लेक्सिबल कोड्स हैं. ये कोड्स जो हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं. आप इनको किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप इनको इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं. चाहे आप उसको सी में करें, सी प्लस में करें, पाइथन में करें, मैथमेटिका में करें, मैट लैब के अंदर करें, जिसके अंदर मर्जी करें आप इनको कर सकते हैं. ठीक हो गई ये बात. उसके बाद ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका तीसरा पॉइंट, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है जी. अब ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है,
यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें और फिर उसके बाद आप एल्गोरिदम राइट करें। नहीं, मसलन जो है आपको कहते हैं कि प्रोग्राम लिखें। अब अनीक जैसा बंदा हो, अनीक सुबानी जैसा, तो ये कहेगा भाई मैं तो नहीं लिखता ऐसे प्रोग्राम, मैंने तो लिखना है, पहले मैं सीखूंगा C++। छोटा काम तो मैंने करना ही नहीं है, मैंने बड़ा काम करना है। ठीक है, मैंने C++ सीखनी है पहले, उसको सीख के तो मैं प्रोग्राम लिखूंगा। नहीं, आप एल्गोरिदम लिखने में यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिदम लिखने में आप लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट हो। और ये आपने किस लैंग्वेज में लिखे हैं ये एल्गोरिदम? सिंपल अंग्रेजी के अंदर। यू शुड राइट इन सिंपल इंग्लिश। ये नहीं है कि मैंने पहली मशीन लैंग्वेज सीखनी है तो मैं उसको, नहीं, एक सिंपल इंग्लिश लेवल में आपका प्रोग्राम या कोड लिखा होना चाहिए। तो किसी भी ले मैन को, मैं हल बच्चा जो 5वीं का है वो भी इस कोड को समझ आएगा। वो कहेगा ये देखें जी, यहाँ पर टोटल A+B लिखा हुआ है, A-B लिखा हुआ है, A क्रॉस B है ओवर B है। तो सीधा सीधा अंग्रेजी के अंदर एक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह दी गई हैं? वो स्टेप बाय स्टेप जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई। ठीक है जी, ये अच्छा। अब उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है फ्लो चार्ट। ये तो हो गया एल्गोरिदम की बात होगी। एल्गोरिदम क्या होता है, कुछ लिख के देख लिया हमने, उसके एडवांटेजेस देख लिए। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट जो है वो फ्लो चार्ट के ऊपर। तो फ्लो चार्ट जो है ये कम्बिनेशन होता है वर्ड्स फ्लो और चार्ट का। अब चार्ट जो है इसके डिफरेंट सिंबल्स होते हैं डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो फ्लो चार्ट जो है या फ्लो जो है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग द टास्क टेक्स प्लेस इन द प्रोग्राम। यानी कि किस डायरेक्शन में आपके स्टेप्स जो हैं वो टेक प्लेस करेंगे। यानी कि फ्लो चार्ट कैसे हुआ, इनपुट दी, मेन प्रोग्राम आया और आउटपुट हो गई। तो ये क्या होगा, ये उसका प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बन गया। अगर फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे तक, इनपुट से आउटपुट तक जो है उसने फ्लो किया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली किसी एल्गोरिदम की। ग्राफिकली का मतलब है कि पेज के ऊपर आपने उसको अगर डिस्क्राइब करना, कोई आपको कहता है भाई ये मुझे नहीं समझ आ रही, ये कंप्यूटर पे तुमने लिखा है प्रोग्राम तो मुझे नहीं इसकी समझ आ रही, ज़रा पेज के ऊपर मुझे इसको ज़रा लिख के दिखाओ कैसे तुम्हें। तो जाहिर बात है वही बंदा लिखेगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसने किसी का लिखा हुआ प्रोग्राम करके सिर्फ रन किया होगा। जिस तरह मेरे जैसे लोग होते हैं, किसी का पकड़ते हैं रन कर देते हैं, हमें कोई पता नहीं होता इसका क्या फ्लो चार्ट। ठीक है, मसलन मैं एक प्रोग्राम आपको देता हूँ, आप लिखा हुआ है C में, C++ में, आपको कहता है कि भाई ये प्रोग्राम तुमने लिखा है, इसका फ्लो चार्ट लिख के ज़रा बताओ ना, तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो जब कंप्यूटेशनल फिजिक्स का वाइवा होता है ना, जब जाते हैं वो आपसे यही पूछते हैं कि ये प्रोग्राम है, इसका ज़रा फ्लो चार्ट लिख के बताओ कि भाई कितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कि बस प्रोग्राम को बनाए प्रोग्राम होते हैं, आप उनको डालें C डैब में, वो उसको रन कर देगा, मैटलैब में डालें वो रन कर देगा, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन क्या आपकी उस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग है? अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप खुद से प्रोग्राम लिखने के काबिल होंगे ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकते, अदरवाइज मेरे जैसे ही रहेंगे। ठीक है, लिखने की होगी तो पता होगा कि ये क्या है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी, जो चीज़ का प्रोग्राम लिख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो तब ही उसका फ्लो चार्ट जो है वो लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये प्रेजेंट करता है फ्लो को, डेटा को, ऑपरेशंस को जो आप परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर, और जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जितने ऑपरेशंस आ रहे हैं ये सारे उनको डिस्क्राइब कर देता है कि किस किस तरह जो है वो आपका प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा है। फ्लो चार्ट जो है ये सिमिलर होता है जैसे कोई लेआउट होता है किसी बिल्डिंग का। एक देखो ना, जो होता है बिल्डिंग डिज़ाइनर या आर्किटेक्चर का बंदा होता है, जो
वो क्या करता है, वो पहले उसका पूरा नक्शा बनाता है। तो फ्लो चार्ट भी क्या है, आपके प्रोग्राम का एक नक्शा है, आपने उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका एक नक्शा है। ठीक है, ये मैं अब इधर इसको एंड करता हूँ अभी फ़िलहाल लेक्चर को। तो आगे से भी ये बस मैं आपको समझा दूंगा, मैंने इसको लिखना नहीं है, ये पढ़ा आपने खुद लेना, ठीक है ना। लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। ये बेसिकली मैं आपको एफएससी का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। मतलब जब आप एफएससी के अंदर आप पढ़ते हैं ना, आईसीएस में जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं, वो ये वाली बातें पढ़ते हैं। लेकिन वो खैर वो सब ने नहीं आईसीएस किया होता, तो इसलिए ये चीज़ें बतानी जो हैं वो ज़रूरी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि